Okay, so today is a continuation of the previous lecture. हम लोग रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे. मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा पढ़ा के मैंने छोड़ा था, उसी को आज खत्म करने वाले, right? So I'll just wait for a minute and then I will start. Okay, स्क्रीन वगैरह सब तो आ रहा है. हाँ चलो, बहुत बढ़िया. Okay. Okay, चलो let's start. तो लास्ट क्लास मैंने थोड़ा बहुत जो मैंने वहां पे लिखाया था उसको मैं दोबारा लिखा नहीं रहा हूँ, बस कंटिन्यूएशन है उसका. उसके आगे के पोर्शन में लिखाता जाऊंगा इन डिटेल. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू. देखो, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं. क्यों हुआ था? क्योंकि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाला लाइनिंग है वो टूट गया था. उसके बाद मैंने बोला कि एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ और एस्ट्रोजन बढ़ता गया, उससे क्या फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो गया. प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, और उसी दौरान जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो टूटा था वो दोबारा से बनना भी शुरू हो गया है. क्यों बनना शुरू हुआ? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब अंडा सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होगा, अगर उसमें स्पर्म पहुंच के फर्टिलाइजेशन हो गया तो दोबारा से वो जो फीटस है, जो भी जाइगोट बना, वो जब आगे डेवलप करके उसका फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? यूट्रस के अंदर होगा. मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद आगे का डेवलपमेंट होगा. तो अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही टूटा हुआ है तो यूट्रस में क्या वो धस पाएगा? नहीं धस पाएगा. तो इसलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को दोबारा बनाने का जरूरी है. अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग फिर नेक्स्ट मंथ को टूट जाएगा, which will mark the next menstrual cycle, right? ये मैंने बताया था. follicles in the ovary begin development under the influence of, हाँ ये तो मैंने बोला था. अच्छा चलो, अब नेक्स्ट फेज में आते हैं. अब सुनो, 28 डे का जब साइकिल होता है उसके करीब करीब बीच में मैंने बोला था ना, आई एम एज्यूमिंग 28 डे साइकिल, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है. एनीवेज, तो इसका जब मिड साइकिल में 28 माइनस 14, अराउंड 14 डे को, 14th डे को, ठीक है, इसके 14 डे को, 14 डे के ध्यान रखना इस बात का, 14 डे के 24 से 36 आवर्स पहले क्या होता है? जो LH हार्मोन था, पीट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होता था, FSH और LH. जो LH हार्मोन था वो LH हार्मोन सर्ज पीक अटेन करता है. ठीक है, ग्राफ तुम लास्ट क्लास में मेरा ग्राफ अगर देखो, शुरुआत में मैंने बनाया 14 के आसपास LH का मैंने सर्च दिखाया था. एक्चुअली 14 डे के 24 से 36 डेज के, मतलब ओव्यूलेशन के कुछ समय पहले होता है. 24 मतलब एक दिन या 1.5 दिन के पहले LH पीक लेवल पे पहुंचता है. उसके कारण क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte को निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो यही पॉइंट था जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं. ऑलराइट, प्लीज राइट दिस पॉइंट डाउन. ओव्यूलेशन किस हार्मोन के कारण होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अभी से याद हो जाना चाहिए. ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? LH हार्मोन. जब LH सर्ज होता है वो सेकेंडरी oocyte को निकाल देता है ग्राफियन फॉलिकल्स से. ठीक है, सो प्लीज राइट दिस पॉइंट एज, ऐसा लिखो, अप्रोक्सीमेटली मिड साइकिल. हाँ, क्योंकि यहाँ पे 28 डे का पकड़ रहे तो 14 डे को मान लेते हैं. लेकिन मैंने तुमको फॉर्मूला सिखाया -14 करना है हमेशा. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज -14 करना है. इट्स नॉट 28 डिवाइडेड बाय 2, मैंने पहले भी बताया. तो अप्रोक्सीमेटली मिड साइकिल क्या होता है? यानी कि 24 से 36 आवर्स आफ्टर LH सर्ज. LH सर्ज मतलब LH जो पीक लेवल पे पहुंच जाता है ना. लास्ट क्लास का ग्राफ देखो तो बच्चों दिखाई देगा, उसमें LH का जो पीक लेवल पहुंचता है उसके 24 से 36 घंटे बाद. मतलब तुम अगर डे वाइज पकड़ोगे तो अराउंड 12 डे के इवनिंग को या फिर 13 डे के टाइम को. ठीक है, उस दिन को क्या होता है, LH अपना पीक लेवल के पहुंचता है, जिसको हम लोग LH सर्ज कहते हैं. आफ्टर LH सर्ज
ओके क्या होता है? द ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल इट रिलीजेस ए सेकेंडरी oocyte या एग बोल दो, और इसी स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन, जो कि नेक्स्ट स्टेप था। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज। मैंने बताया फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने के कारण फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है, एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगता है, और एलएच हार्मोन जब 14 नंबर दिन आता है तो उस समय क्या होता है? ये अंडा निकल के आता है, दैट इज नोन एज दी ओव्यूलेशन फेज, राइट? ओव्यूलेशन। चलो, ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा? अभी ये जो सेकेंडरी oocyte है मैंने ऑलरेडी बताया, जो अंडा निकल के आता है वो कितना देर तक रहता है? वो 12 से 24 घंटा। उस 12 से 24 घंटे के बीच अगर स्पर्म पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म नहीं पहुंचा देन इट विल डीजेनरेट। अगर बहुत टाइम बाद स्पर्म पहुंचा, जब एग है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद प्रेगनेंसी नहीं होता। और डिटेल में हम लोग रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कि कब प्रेगनेंसी होता है, कौन सा डे सेफ है, कौन सा डे सेफ नहीं है, सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ओके, बट यू राइट दिस पॉइंट कि आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है? जो सेकेंडरी oocyte है जो निकल के आया, इट लीव्स फॉर 24 आवर्स। 12 टू 24 कर लो, 12 से 24 घंटा, 12 टू 24 आवर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, आगे का कहानी आगे बढ़ेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, स्पर्म अगर नहीं पहुंचा, तो खत्म हो जाएगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है? और ये बात भी मैंने बताया था, सुनो आप ध्यान से, कि जो ग्राफियन फॉलिकल ने अपने अंदर से वो निकाल दिया, अंडा निकाल दिया, वो अंडा 12 से 24 घंटा रहेगा। स्पर्म पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो खत्म कहानी। अब जो जो अंदर रह चुका है ना बच्चों, जो ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट रह चुका है, जिससे अंडा मतलब माइनस द सेकेंडरी oocyte जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो एक दूसरा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है बच्चों, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। इसलिए तुम जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वाला ग्राफ अगर तुम लोग देखोगे लास्ट क्लास का, तो तुम लोग को दिखाई देगा कि 14 डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन का कर्व जो है बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज 14 डे को ही ओव्यूलेशन हुआ था। तो ओव्यूलेशन हुआ था मतलब ग्राफियन फॉलिकल से एग निकल गया। अब ग्राफियन फॉलिकल का रिमेन्स जो है वो क्या बनेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। उस कॉर्पस ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन को बनाना। अब प्रोजेस्टेरॉन को जब वो बनाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल रहेगा, ये तुम्हारा एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, मतलब जब साइकिल खत्म होने वाला है, कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म। तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो मेंटेन करके रखा था, अब मेंटेनेंस भी उसका खत्म, फिर वो टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा? फिर से ब्लीडिंग फेज होगा, फिर नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। तो एंडोमेट्रियम जो टूटा था वो 5 दिन बाद बनना शुरू हो जाएगा। फिर बनते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्राफियन फॉलिकल अपने अंदर से अंडा निकालेगा, ठीक है? मैं पूरा साइकिल का डे वाइज बताऊंगा, ठीक है? आज डेट के हिसाब से भी बताऊंगा, ठीक है? मजेदार तरीके से सुनो। तो नेक्स्ट पॉइंट अभी सुन लो कि आफ्टर दिस क्या, जो रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट होता है? एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम उस दौरान बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का ही दबदबा चल रहा है इस दुनिया में, इसलिए जो लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम लोग कहते हैं ल्यूटेल फेज। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो यही पॉइंट लिख लो, बढ़िया से इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte लीव्स फॉर 12 to 24 hours without fertilization, okay, and the remains of, जो रह जाता है, the remains of ग्राफियन फॉलिकल, देखो एनसीईआरटी ने डोमिनेंट फॉलिकल लिख के रखा है, वही सेम चीज है, डोंट वरी। and the remains of graphian follicle and the remains of graphian follicle becomes a body called corpus luteum। और इसका मेन फंक्शन क्या है? corpus luteum has main function or primary function of producing
द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को इतना सख्त कर देता है, इतना अच्छे से मेंटेन करके रखता है कि वो रेडी है इम्प्लांटेशन करने के लिए। एग बाद में अगर इम्प्लांटेशन के लायक बन गया, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर जाइगोट बन गया, तो जाइगोट जब आगे जा जाके यूट्रस में पहुंचेगा तो यूट्रस अब पूरा तैयार है, 100% तैयार है वो। ठीक है, 100% तैयार है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने उसको मेंटेन करके रखा है। अभी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, बोलेगा अरे भाई क्या करूं एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके, होना तो है नहीं बच्चा। तो फिर क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म मतलब प्रोजेस्टेरॉन खत्म, मतलब मेंटेनेंस खत्म, मतलब एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, तो नया पीरियड्स हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आज के डेट के हिसाब से जाता हूँ। हाँ, जैसे आज कितना तारीख है भाई, जुलाई 18। ठीक है, जुलाई 18, चलो ठीक, जुलाई 19, जुलाई 20, जुलाई 21, ध्यान से समझना, जुलाई 22, राइट, जुलाई 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। ठीक है, आगे जरूरत है तो मैं देख लूंगा, आगे जरूरत है तो मैं देख लूंगा। कितना दिन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओहो, जरूरत पड़ गया ना। अच्छा मैं एक काम करता, फटाफट लिखता, नेक्स्ट पेज में फटाफट लिखता फिर से। हाँ, जुलाई 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 अगस्त, यहाँ तक जुलाई है। 1 अगस्त, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, 16। चलो यहाँ तक देख लेते हैं, 28 दिन हुआ कि नहीं देखते। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। परफेक्ट, 15 अगस्त तक पहुंचे, इंडिपेंडेंस डे तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया। देखो जुलाई 18, आज मान लो उस लड़की का एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटा है, ब्लीडिंग फेज शुरू हुआ, आज ब्लीडिंग शुरू हुआ। ठीक है, ब्लीडिंग यूजुअली 3 से 5 दिन होता है, चलो मैं 5 दिन पकड़ लेता हूँ। आज ब्लीडिंग होगा, 5 दिन का होने से ना 2nd और 3rd डे को थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग होता है, थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग, थोड़ा ज्यादा ब्लीडिंग, फिर ज्यादा ब्लीडिंग, 4th डे को थोड़ा कम हो जाता है, और 5th डे को ऑलमोस्ट खत्म, बहुत कम स्पॉट निकलेगा, खत्म। तो यहां तक जो है ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया तुम्हारा ओव्यूलेशन वाला डे, इस दिन अंडा निकलेगा। अगर कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है तो इस दिन को कॉपुलेशन करने से पक्का बच्चा होगा उसका। ठीक है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बट इस दिन तो पूरा 110%, अगर उसके स्पर्म और ओवम में कोई डिफेक्ट नहीं है तो। बाकी पहले भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, अब इस चैप्टर में नहीं है वो, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसके बाद जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे। अभी सुनो बच्चों, यहां से 23 से लेकर के 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, यहां तक ग्राफियन फॉलिकल बना होगा, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस। ये हो गया तुम्हारा सेकंड, दिस इज द फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, दिस इज द सेकंड फेज द फॉलिकुलर फेज, जहां पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बना, और यहाँ पे एलएच का सर्ज भी हुआ होगा इस दिन, और एलएच के सर्ज होने के कारण नेक्स्ट डे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया।
अब ये अंडा रहेगा मैक्सिमम 1 अगस्त तक, उसके बाद कहानी खत्म, क्योंकि 12 से 24 घंटा ही रह सकता है। 2 अगस्त में अंडा नहीं मिलेगा, तो 2 अगस्त से क्या होगा, जो रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम आप क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा। तो 2nd, 3rd, 4th से लेकर के ये 15 तारीख तक दिस इज द ल्यूटेल फेज। समझ रहे हो, ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर तुम्हारा प्रेगनेंसी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा जो क्या बोलता है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन में खत्म हो जाता है, मतलब नेक्स्ट 14 डेज में वो खत्म हो जाएगा, ल्यूटेल फेज खत्म। जब ये खत्म होगा तो 15 अगस्त तक ये खत्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन गायब बॉडी से। प्रोजेस्टेरॉन गायब तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगा, फिर उस लड़की का 16 तारीख को फिर से पीरियड शुरू हो जाएगा, फिर ब्लीडिंग होगा उसका, फिर ये चीज कंटिन्यू होगा 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 ऐसा चलता रहेगा। 20 तारीख तक ब्लीडिंग और फिर फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर ओव्यूलेशन चलता रहेगा। प्रेगनेंसी अगर हो जाता है तो ये सारा इवेंट्स इधर के बाद का, मतलब नेक्स्ट पीरियड वाला इवेंट खत्म, वो बंद हो, मतलब कि वो नेक्स्ट पीरियड आएगा ही नहीं उसका। ठीक है, प्रेगनेंसी का एक ब्लीडिंग होता है, स्पॉटिंग वो अलग होता है, हाँ, उसके बारे में डिटेल में तुमको नहीं पढ़ना है, बट देयर इज नो वे यू कैन से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उस लड़की में, नहीं होगा प्रेगनेंसी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए एंडोमेट्रियम का टूटना जरूरी है, और एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरॉन टूटने नहीं देगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है अभी डिजेनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखने वाला बात। चलो ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, कोई एफएसएच का अगर फंक्शन पूछ दे, एफएसएच भी वही काम करता है, फॉलिकल का डेवलप, नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, वहां पे भी कौन मदद करेगा, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करेगा। तो इसका भी लिख लो, एलएच का फंक्शन पता चल गया, प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन पता चल गया, एस्ट्रोजन का भी बता दिया, इसका रह गया ना फॉलिकल, तो यही लिख लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम ही है। तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ओके, यू कैन राइट इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट। okay, stimulate the follicular development। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का मैंने क्या बताया था, चाहो तो लिख सकते हो, प्रोजेस्टेरॉन का लिखो कि इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम। ओके, व्हाई इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, बिकॉज एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा तभी इम्प्लांटेशन होगा उसमें। ओके, तभी इम्प्लांटेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम नहीं रहा तो बच्चा जाके धसेगा कहाँ पे, यूट्रस पे, है ही नहीं यूट्रस में धसने के लिए, वो लेयर ही नहीं। ठीक है, और मेनोपॉज कब होता है, मैंने बोला था शायद, फिर भी लिख लो एक बार, 45 से 55 के अराउंड। हाँ, एवरेज लोगे तो 50 इयर्स में मेनोपॉज हो जाता है। क्यों, वो फॉलिकल्स जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, फॉलिकल्स खत्म हो जाता है तो और तो अंडा नहीं बनेगा। बेस्ट एज टू हैव अ बेबी फॉर अ फीमेल इज 25 to 30 years। ओके, 25 to 30 years is a good age for now, आजकल के जमाने के लिए, बिकॉज आजकल यू नो गर्ल्स आर ऑल्सो गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड पहले का वो जमाना नहीं रहा कि वो लोग घर पे रहेंगे बच्चे संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। आजकल सब पढ़ाई करते हैं, सब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो बाकी कंट्रीज में तो पहले ही वो चीज हो गया था, इंडिया में अभी ये चीज देखा गया, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि फीमेल पहले, लेकिन फीमेल सिर्फ मतलब क्या था कि उनका पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं करते थे वो लोग, बस शादी करके बच्चे संभालना, घर संभालना। ओके, बेस्ट एज इज 25 to 30, इसलिए मैंने बोला क्योंकि तब तक आइदर तुम्हारा ग्रेजुएशन, तुम्हारा जॉब कहीं लग चुका होता है। 30 के बाद क्या होता है ना, तुम शादी कर सकते हो, बच्चे भी पैदा होते हैं, आजकल मेडिकल साइंसेस एडवांस हो गया है कि तुमको, लेकिन बात क्या है ना कि 30 के बाद तुम्हारा जो पेल्विक मसल्स है, कमर का जो इधर में जो पेल्विक रीजन है ना, उधर में थोड़ा बहुत मतलब स्टिफनेस आ जाता है, स्टिफनेस मतलब सख्त हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर क्या होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कॉन्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो बर्थ डेट टाइम थोड़ा पेनफुल हो सकता है वो।
अदरवाइज बट अंडर मेडिकल सी सेक्शन करके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि बच्चे पैदा नहीं होंगे। और भी है कि ये भी चीज देखा गया है कि जिसपे अभी भी रिसर्च चल रहा है कि 30 साल के बाद जिनका बच्चा होता है ना, सबका नहीं लेकिन ज्यादातर का देखा गया है कि जो बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स आता है, जिसके बारे में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब डिजीजेस जो यूजुअली देखा गया है कि 30 साल 35 साल के बाद जिसका बच्चा होता है ना, उन बच्चों में थोड़ा ज्यादा देखा गया। तो अगर ऐसे बच्चे तुम पैदा करते हो, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव सच बेबी, यू कैन, तुम, माँ बाप का तो प्यार होता है ना, बच्चा कैसा भी हो, थोड़ा एबनॉर्मल हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये थोड़ा बहुत बोझ बन सकता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा आके दुनिया में आए और तड़पे, या फिर उसको वो लेफ्ट आउट फील करे, ठीक है। तुम्हारा भी कोई भाई बहन में अगर डिफरेंटली एबल्ड है, तुमको भी थोड़ा बहुत सहानुभूति, बुरा बुरा लगता होगा कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोग कितना मस्ती से खेल रहे हैं, वो ऐसा है। तो इसलिए ये सब चीज से भी हम लोग बच सकते हैं। कोई पिछले जन्म का पाप उप नहीं होता, ठीक है। कुछ धर्मों का मानना है कि पिछले जन्म का पाप है, इसलिए जाकर के ऐसा हो रहा है कि ये इसको बच्चे को, और कुछ रिलीजन ऐसा मानता है कि गॉड इज टेस्टिंग यू, कि गॉड इज टेस्टिंग यू बाय गिविंग यू अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, और उसके बाद तुम वो गॉड वांट टू सी कि तुम स्टिल उस पे बिलीव करते हो कि नहीं। जैसे विष्णु और प्रहलाद वाला स्टोरी है ना, एक आई थिंक विष्णु वाज टेस्टिंग हिम फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, बट दोज आर थिंग्स व्हिच आर फेथ अगेन, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइंस जो है फैक्चुअल होता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में तुम देखोगे कि जो जेनेटिकली डिसेबल्ड चाइल्ड होता है, जिसका कॉन्जेनिटल डिजीज होता है, पैदा होने के बाद से ही होता है, जिसका बीमारी अलग अलग टाइप का, थोड़ा बेवकूफ होना, ठीक है, डेफ होना, ये सब, तो ये सब जो बीमारी के पीछे आजकल पता चल रहा है कि जेनेटिक कारण है, और वो ज्यादातर ऐसे कपल्स में हो रहे हैं जो बहुत लेट शादी कर रहे हैं, बहुत लेट मतलब। So typically it's a good thing for a lady to have a child in between 25 to 30 for current generation, okay, आजकल के हिसाब से। मैं 25 के पहले इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 25 के पहले होना भी अच्छा ही है, 21 के बाद हो जाओ बस। 21 से 25 भी खराब नहीं है, लेकिन 21 से 25 तक लड़की पढ़ाई कर रही होती है, और शी इज जस्ट अभी नौकरी करना शुरू किया, तो अभी नौकरी करते ही थोड़ी वो बच्चे का भाड़ ले पाएगी ना, तो इसलिए 25 to 30 इज द प्रेफर्ड एज फॉर नाउ। ओके, चलो। व्हाट अबाउट मैन? हाँ, मैन भी मैं सेम ही बोलूंगा, बिकॉज देखो मैन में क्या होता है रोहन, मैन में देखो, मैन में वो प्रॉब्लम नहीं होगा कि जेनेटिक डिजीजेस का कोई खास ज्यादातर लेना देना है, नहीं। क्योंकि मैन का जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वाई क्रोमोसोम जो एक बच्चे को बेटा बनाता है, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड एक ही ज्यादा डिसऑर्डर्स नहीं है उसमें, ठीक है, बहुत कम है। जैसे गंजा होना वो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, जो देखना तुम कभी औरत को तुम गंजा नहीं देखोगे, या फिर कानों के अंदर से जो बाल निकल के आता है ना कुछ अंकल लोग का, ठीक है, वो चीज भी वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। हाँ, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो सकता है, नो डाउट। मैन में दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। 35 साल के बाद ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसके लिए वायग्रा वगैरह अवेलेबल है आजकल, डॉक्टर्स देते हैं वायग्रा, और वो ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसका, बट यस देयर इज अ डिसऑर्डर नोन एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और मैन का क्या होता है कि ना, मैन का विद द एज, जैसे कि अभी जो हमारा एज है, इन आवर एज people can have intercourse like say for example 3 times a day, 4 times a day also. 3 times 4 times a day is quite okay, मतलब possible है, it's a possible, not every day but you can say it is possible, and every day also possible, every day if they have intercourse once, that is also possible, okay, for a healthy sexual life this age is good. but post 30s मैन के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, मैन के साथ ये प्रॉब्लम होता है पोस्ट 30s कि उनका धीरे धीरे जो ये जो अभी मैंने बोला 3 times पॉसिबल है, धीरे धीरे क्या होता है विथ पासिंग एज इट बिकम्स लेस एंड लेस। जैसे कुछ एज के बाद ऐसा होता है कि तुम्हारा 22 आवर्स तक तुम इंटरकोर्स नहीं कर सकते, अभी अगर तुमने एक बार इंटरकोर्स कर लिया तो एटलीस्ट 22 आवर्स यू विल हैव टू वेट। अभी यू डोंट नीड टू वेट सो मच, इट्स बेयरली 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। ज्यादातर मर्दों में 1 आवर के बाद ही कैन हैव द इंटरकोर्स अगेन। फीमेल में ये प्रॉब्लम है, फीमेल कैन हैव इंटरकोर्स एज मच एज पॉसिबल, ओके, उसके बाद भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जिसके बारे में डिटेल में मैं तुमको नहीं बताऊंगा, अभी बहुत लंबा हो जाएगा वो बताने से, ठीक है। Now see, government is thinking about it, it's a law and this is different in different countries बेटा रोहन, ऐसा नहीं है हर जगह, कुछ कुछ जगह में 16 भी है, कुछ कुछ जगह में 21 भी है, तो ये सरकार का कुछ मानना था। हाँ, अगर तुम्हारे हिसाब से, अगर तुमको मैं जवाब देना चाहूँ तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से, देन आई वुड से कि यस, गर्ल्स कंपेयर टू मैन दे रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अ बिट अर्लियर। जैसे लड़की का फर्स्ट पीरियड्स अराउंड 11, 12, 13 के बीच में आ जाता है, लड़के का 13, 14, 15 ज्यादातर। हाँ, मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ,
आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, ठीक है, ऐसा देखा गया, एवरेज बोल रहा है, एवरेज। ये हर कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम में प्यूबर्टी हिट करता है, ठीक है। मे बी क्लाइमेटिक कंडीशंस फैक्टर है, जेनेटिक रीजन है, अलग अलग रीजन। और हाँ, सेम एज का उम्र का अगर लड़का लड़की पकड़ोगे, ठीक है। चलो, अच्छा ये एक पॉइंट है, पहले ये एम्स में पूछा जाता था, आजकल तो एम्स का एग्जाम होता नहीं है, अभी एक ही एग्जाम होता है मेडिकल एंट्रेंस के लिए, नीट, लेकिन पहले एम्स में पूछा था। 28 मई को हम लोग वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे भी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे भी, मतलब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जैसे हम लोग हैं, अलग अलग गांव वगैरह में जाके वी टॉक्ड अबाउट इट टू द विलेज वुमेन स्पेशली। क्या होता है ना, अभी भी इंडिया में बहुत दुख वाली बात है कि इंडिया में अभी भी कुछ लोग बहुत अनहाइजीनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सुनने को मिला उनको, पेड़ के पत्तों से वो ब्लड को आई मीन वो करता है, सोक करता है, फिर दे सम ऑफ देम यूज इवन ऐश, वो जो साई होता है ना, वो सब, उससे क्या होता है कि ना उस, क्योंकि देखो वो सब एक जंगल उंगल से लिया हुआ सामान है, जला हुआ सामान है, तो उसमें बट नेचुरल कोई ना कोई डेंजरस माइक्रोब हो सकता है, तो जिसके कारण वो इन्फेक्शन, उस लड़की उस औरत को इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत खतरनाक खतरनाक महामारी बीमारी होता है उनको। और ब्लड में भी बहुत लोगों का, पता नहीं तुमने अक्षय कुमार ने भी एक मूवी किया था पैडमैन, हाँ, तो उसमें भी उन्होंने दिखाया कि क्या होता है, कैसे होता है, राइट। और ये चीज बहुत अभी भी इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि यू नो बहुत लड़कियों, दे आर नॉट, बहुत लड़कियां, यंग गर्ल्स और इवन वुमेन आल्सो इन द विलेजेस, दे आर नॉट, दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है, जो पैड वो लोग यूज करते हैं, अभी तो बहुत सारे ब्रांड का निकल के आया है, राइट, बहुत सारे ब्रांड्स का ये अवेलेबल है मार्केट में। और ये भी होता है कि ना बहुत लोग एफर्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा देश एक गरीब कंट्री भी है, और गवर्नमेंट ने भी अनफॉर्चुनेटली, चाहे मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, बट अनफॉर्चुनेटली द इंडियन गवर्नमेंट ही मैं कहूंगा एज ए होल, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट हो या करंट रेजिम हो, उन्होंने सैनिटरी नैपकिन में भी कुछ टैक्सेशन लगा के रखा है ऑलरेडी, तो उसके कारण भी क्या होता है, उसका प्राइस और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हालांकि कुछ गवर्नमेंट अच्छे भी हैं, कुछ गवर्नमेंट ने, मैंने देखा है, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, आई मस्ट मेंशन अबाउट इट हियर, मैंने 11-12 गुरुकुल ग्रामर स्कूल में पढ़ाई किया था, वहां पे दे हैव एस्टैब्लिश्ड सैनिटरी क्या बोलते हैं ना, नैपकिन का एक मशीन उधर स्टैब्लिश किया कि कोई भी लड़की को अगर स्कूल में अचानक से पीरियड्स आ जाए टाइम के पहले, और उसके पास उस समय पैड अवेलेबल ना हो, तो कोई टेंशन नहीं है, उस मशीन में जाकर के वो पैड आराम से ले सकती है। ऐसा केरला ने भी अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में ये काम किया है, दिल्ली भी ये काम थोड़ा बहुत कुछ हद तक कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे में, कि कैसे, हाउ टू हैव अ सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ओके, ताकि जिससे औरतों को कोई भी महामारी का शिकार होना ना पड़े, हम लोग उनको बचा पाए। जैसे मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, लाइक टेकिंग बाथ, क्लीनिंग योरसेल्फ। बहुत लोग का ये भी कहना है कि पानी उनी लगाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, साफ पानी होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा अगर नहाने लायक पानी है तो इट्स नॉट ए बिग डील। देन यूजिंग सैनिटरी नैपकिन्स, या फिर तुम होममेड पैड्स भी, कॉटन का बना के होममेड पैड भी यूज कर सकते हो। ये जो जंगल से पत्ते लेके आना, साई लेके आना, साई को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐश जो होता है ना, तो वो सब लेके आना, अगर तुम वो सब लगाते हो तो इट्स गोना क्रिएट डिजीजेस, राइट। चलो, उसके अलावा और क्या क्या बातें हैं कि जो यूज नैपकिन है उसको, उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी जरूरी है, क्योंकि ब्लड है ना उसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत माइक्रोब्स वगैरह का ग्रोथ भी उधर हो सकता है, ओके, व्हिच माइट क्रिएट प्रॉब्लम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कहना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, बस नैपकिन यूज करने के बाद सोप वगैरह यूज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरे लिए कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्ल्स को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इट इज एब्सोल्युटली ओके। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे में आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोटोज एज वेल, कि इट इज एब्सोल्युटली ओके टू टॉक अबाउट, इस पे बात करना कुछ शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर कैन बी, इफ यू आर हैविंग ट्रबल ड्यूरिंग द पीरियड्स, इफ यू आर नॉट एबल टू से आई नीड अ पैड, इफ यू आर नॉट एबल टू से दिस टू योर फादर, टू योर ब्रदर, okay, to your maybe to your husband later, then someday, or to your son, then someday or the other, तुम जब दबा के रखोगे ये सब बातें, तो क्या होगा, तुम्हारा ब्लड तो उधर लगता रहेगा तुम्हारे अंडरगारमेंट्स में, और उससे कई सारे इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। सो इसलिए दिस वाज वन ऑफ द मोटोज एज वेल, कि इट इज 100% ओके टू टॉक अबाउट इट।
ये एक टैगलाइन जैसा कुछ यूज किया था उन्होंने. इट्स 100% ओके टू टॉक अबाउट इट. इट इज इम्पोर्टेंट टू लेट वुमेन नो अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन. पैड्स को यूज करके यू शुड वॉश योर हैंड्स 8 आवर्स 6 आवर्स टू 8 आवर्स के इंटरवल के बाद आप पैड चेंज करो. ठीक है, ये सब चीजें छोटे मोटे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट. दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें. अच्छा, उसके बाद इंसेमिनेशन. सिंपल सा बात है यार, इंसेमिनेशन तो मालूम है तुम लोग को. इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? इनसेमिनेशन. सेमिन को इनसाइड डाल दिया गया. कहाँ इनसाइड डाल दिया गया? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉइटस. बायोलॉजी में क्या टर्म यूज करते हैं? कॉइटस. ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमेन जिसके पास स्पर्म्स है कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स. हमको मालूम है 200 से 300 मिलियन होता है. हाँ, 20 से 30 करोड़. कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इज डिपॉजिटेड, डाल दिया जाता है इन द वेजाइना, फीमेल के वेजाइना के अंदर. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं. आसान है, इंसेमिनेशन. सीमेन को अंदर डाल दिया. ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं. प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट. ठीक है, इसी में मैं इम्प्लांटेशन भी पढ़ा दूंगा एक साथ इम्प्लांटेशन भी पढ़ा दूंगा. ठीक है, पहले इम्प्लांटेशन का बात आएगा, उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट. ठीक है, मेरे पास टाइम कितना है मैं एक बार चेक कर लूं. ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा. आई गेस आज के लेक्चर में हो जाएगा, हो जाना तो चाहिए. ठीक है, चलो. तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, आई थिंक अभी हमारे पास 5 मिनट जैसा है. आप लोग को वापस से ज्वाइन करना है एंड टुडे वी विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, आई एम प्रीटी होपफुल. ठीक है, ट्राई करना कैच करने को, तो आज ही खत्म हो जाएगा. देखो भाई, ओह स्क्रीन खत्म हो गया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, देखो भैया, ये स्पर्म था जो पहुंचा होगा. उसके बाद वो, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना. हाँ, प्रॉब्लम लग रहा है मेरे. अरे यार, स्क्रीन नहीं लिख. अच्छा, इसको पे फर्टिलाइजेशन बढ़ा देता पहले. रुको 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 रुको. फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी वाला पढ़ेंगे. ठीक है, फर्टिलाइजेशन पहले हेडिंग डालो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद में ये वाला टॉपिक में होगा. प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट बाद में होगा. पहले फर्टिलाइजेशन देख लो. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पहले तो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है. वही पॉइंट लिखाना चाहता हूं मैं. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, या स्पर्म भी बोल सकते सिंपली, स्पर्मेटोजोआ विद द सेकेंडरी oocyte या फिर एग या फिर ओवम. और उससे क्या बनता है? ये दोनों मिलके क्या बनता है? जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं? टू फॉर्म जाइगोट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है? फर्टिलाइजेशन होता कहां पे है? तो फर्टिलाइजेशन जो होता है बच्चों, याद करो, ये फेलोपियन ट्यूब था, थोड़ा सा वाइडर पार्ट, देन पतला वाला पार्ट, ये हो गया इस्थमस. ये था वाइडर पार्ट के लिए क्या कहते हैं? वेरी गुड रोहन, सही जवाब. वाइडर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्यूला. और यहाँ पे इनफंडिबुलम होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग फिम्बरी कहते थे, राइट? तो इस एम्प्यूला वाले रीजन में होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये पॉइंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे, 1 मार्क का, ठीक है। तो लिखो टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। शायद एम्ब्रायो डेवलपमेंट आज ना हो पाया अनफॉर्चुनेटली, हाँ ठीक है, पता नहीं, देखते हैं जितना होता है, खींचूंगा मैं थोड़ा। आज मैं खींचूंगा थोड़ा, हाँ। तुम लोग थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको मुझे अपना अपना ओपिनियन दो। नो प्रॉब्लम आएगा, सब चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहले तो, मेजोरिटी डेमोक्रेसी है भाई, सबको पूछना पड़ेगा। सूरज नो प्रॉब्लम, अंशुमन नो प्रॉब्लम, आई वांट टू फिनिश इट टुडे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अनुष्का नो प्रॉब्लम। चलो बाकी 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 बाकी, चलो 4 लोग का आ गया, 5 8 हो गया तो मैं जीत जाऊंगा। 6 6 और 2 जन बोल दो, प्रॉब्लम होने से भी बोलो, एक्सटेंशन में किसी को प्रॉब्लम है तब भी बोलो, अगर तुम लोग लगा नहीं सर थक गया नेक्स्ट क्लास ही करते हैं। 7, हाँ नाउ आई वॉन्ट द मैच। चलो ठीक है, डेमोक्रेसी है भाई, मानना तो पड़ेगा, पब्लिक का ओपिनियन मानना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा दूंगा। ऑलराइट, हाँ थैंक यू वेरी मच। कहो तो विधायक नहीं बन रहा हो तुम्हारा, कांग्रेस कर रहे, विधायक बन गया क्या भाई? मास्टर हूँ मास्टर, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, हम खुश है भाई, हम डॉक्टर और टीचर बन के ही खुश है, हमको हमको कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं, ठीक, बेकार बदनामी हो जाता है ना। चलो ठीक, तो देखो फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ये अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, अभी आई थिंक लेक्चर खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। क्या है बताऊंगा, पहले तो लिखो एक्रोसोमल रिएक्शन, सब समझ में आएगा। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन पहले लिख लो, नेक्स्ट अभी जब नया मीटिंग में ये पढ़ाया जाएगा। फिर स्पर्म मीटिंग, एंड लास्टली एम्फीमिक्सिस। क्या है एक एक करके बताऊंगा। ये 4 इवेंट्स हो रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फर्टिलाइजेशन में, क्या क्या हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, स्पर्म मीटिंग एंड हाँ स्पर्म एंट्री लिखो, मीटिंग से अच्छा एंट्री होगा, स्पर्म का एंट्री होना, एंट्री कर दो एंट्री, और लास्ट में एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब स्पर्म का और उसका न्यूक्लियस का, बताऊंगा बताऊंगा, छोड़ो ये पॉइंट्स लिखो। ओके, सो वील हैव टू जॉइन अगेन, ओके, so the lecture will end in 3 to 1 I guess, then you guys join again.